हेलो बच्चों, क्लास 12 की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हम लोग नागरिक शास्त्र के खंड क के लेसन 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि वर्तमान में विश्व में जब एक ध्रुवीय विश्व हो गया था तो सत्ता के अन्य केंद्र उभरने प्रारंभ हुए, विकसित होने प्रारंभ हुए। उसमें दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिनका अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। पहला था यूरोपीय संघ और दूसरा है आसियान। तो यूरोपीय संघ के बारे में हमने जाना कि यूरोपीय संघ का उद्भव कैसे हुआ, यूरोपीय संघ के गठन के क्या कारण थे, उसकी क्या विशेषताएं थी, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके। आज हम यूरोपीय संघ की विभिन्न संस्थाएं या उनके प्रमुख अंग, इनके बारे में अध्ययन करें। यूरोपीय संघ में 7 प्रधान संस्थाएं या अंग पाए जाते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि यूरोपीय संघ 7 संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है। कौन सी संस्थाएं हैं जिनके अंग, कौन कौन से अंग हैं? पहला अंग है यूरोपीय संघीय परिषद। ये मुख्य निर्णयकारी संस्था है। इसमें 15 सदस्य देशों के मंत्री शामिल होते हैं, यानी जितने सदस्य हैं उनमें से 15 का चयन इसके लिए किया जाता है। यह परिषद संघीय कानूनों का निर्माण करती है। इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे यूरोपीय संघ के सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये कानून बनाती है, तो जो भी इसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वे यूरोपीय संघ के सभी देशों पर लागू होते हैं। प्रत्येक 6 महीने बाद परिषद के सदस्य बदलते रहते हैं। इसके अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर परिषद की एक बैठक होती है, जिसमें सदस्य देशों के मुखिया हिस्सा लेते हैं, और इसका मुख्यालय बेल्जियम के राजधानी ब्रसेल्स में पाया जाता है। ये था इसका पहला अंग, यूरोपीय संघीय परिषद। दूसरा प्रमुख अंग है यूरोपीय संसद। नाइस संधि के तहत यूरोपीय संघ के राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए थे कि जनवरी 2003 के बाद नए सदस्य के शामिल होने के साथ यूरोपीय संसद की सदस्य संख्या 626 के वर्तमान स्तर में क्रमशः बढ़ती जाएगी। ये सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। यूरोपीय संसद राजनीतिक समूह का निर्माण करती है, न कि राष्ट्रीय समूह का। यह यूरोपीय संघ के लिए राजनीतिक मंच का पूरा कार्य करती है। इसमें सार्वजनिक महत्व के विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा परिषद और यूरोपीय आयोग के बारे में प्रश्नों को उठाया जाता है। यूरोपीय संसद को भी यूरोपीय संघ के बजट को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके पास विधायी शक्ति बहुत कम है। विधायी शक्ति यूरोपीय संघीय परिषद के पास थी, इसके पास विधायी शक्ति कम है। वर्तमान समय में यह आयोग की निगरानी करने का कार्य भी करता है। तीसरा अंग यूरोपीय आयोग। यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय को मिलकर के 3 समुदाय मिला दिए गए, मर्ज कर दिए गए और एक नाम दे दिया गया यूरोपीय आयोग का निर्माण एक संधि के तहत किया गया। इसके तहत सभी अधिशासियों का विलय कर दिया गया। ये तीनों इसी में मिला दी गई, तीनों आयोग एक ही में मिला दिए। मई 2004 में इसके सदस्यों की संख्या 30 हो गई थी। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन के 2-2 सदस्य और शेष सभी देशों के 1-1 सदस्य शामिल हैं। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है।
आयोग के सदस्यों का सदस्य राज्य नामांकित करते हैं। सदस्य आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं। आयोग को संधियों का संरक्षक कहा जाता है। यह किसी भी सदस्य देश के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर जुर्माना कर सकता है। आयोग को यूरोपीय संघ का केंद्र माना जाता है। इसे नए विधेयक पेश करने का अधिकार होता है और वह भी यह सुनिश्चित करता है कि नए यूरोपीय कानूनों का निर्माण किया जाए। तो इसे यूरोपीय संघ की कार्यकारी संस्था का स्थान प्राप्त है। सिद्धांत आयोग के सदस्य सामूहिक रूप से यूरोपीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने देश के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि यूरोपीय संघ का हित किसमें है इसको अधिक अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देते हैं। चौथा प्रमुख अंग है न्यायालय। यूरोपीय संघ के दो प्रमुख न्यायालय हैं, एक न्याय का न्यायालय, दूसरा उपाय का न्यायालय। दोनों में 15-15 न्यायाधीश होते हैं। इसके न्यायाधीश की नियुक्ति सदस्य राज्यों की आपसी सहमति से की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। न्याय का न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि यूरोपीय संधियों की उचित व्याख्या की जाए और कानून के अनुसार उनका क्रियान्वयन किया जाए। इसके निर्णय सभी सदस्य देशों पर लागू होते हैं। उपाय का न्यायालय व्यक्तियों तथा व्यापार संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत मामलों की सुनवाई करता है। इसके निर्णय के विरुद्ध की गई अपीलों का निपटारा भी न्याय का न्यायालय ही करता है। पांचवा भाग, 4 भाग पढ़ लिए बच्चों, 4 अंग पढ़ लिए। पांचवा अंग लेखा परीक्षकों का न्यायालय। यूरोपीय संघ में लेखा परीक्षकों का एक न्यायालय है जिसमें 15 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति परिषद के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष का निर्वाचन स्वयं इसके सदस्य ही करते हैं। इसका कार्य यह है कि संघ जो धनराशि एकत्र करता है और इसका जिस प्रकार व्यय करता है वह कानून के अनुसार है या नहीं, वह यह भी सुनिश्चित करता है कि संघ का वित्तीय प्रबंध कुशल तरीके से, कुशल ढंग से किया जाए। छठा है आर्थिक व सामाजिक समिति। यह एक सलाहकार समिति है। इसमें 222 सदस्य होते हैं। यह समिति नौकरी देने वाले व्यापारिक संघों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। और आखिरी समिति है यूरोपीय निवेश बैंक। इसकी स्थापना यूरोपीय आर्थिक एवं सामाजिक समिति के साथ ही हुई। ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा संचालित करता है। विभिन्न परियोजनाओं को धन देना, समाज के हितों की रक्षा करना, साझे बाजार के संतुलित विकास के लिए कार्य करना, ये इस बैंक के मुख्य उद्देश्य हैं। तो ये बच्चों 7 अंग हैं यूरोपीय संघ के, या कह लीजिए 7 संस्थाएं हैं यूरोपीय संघ। अब हमें पढ़ना है विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका। निम्नलिखित बिंदुओं से यूरोपीय संघ की भूमिका पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है। पिछले 4 दशकों में यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक खंड तथा आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। यह 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया। दूसरा यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों जैसे विश्व व्यापार संगठन आदि के अंदर भी महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यूएनओ, उसी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपीय संघ के पास अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है।
इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का है। सूचना, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसका स्थान अमेरिका के बाद दूसरा है। ये विश्व में महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में है और यूरोपीय संघ में वर्तमान में 28 सदस्य देश जुड़ गए हैं। लेकिन यूरोपीय संघ की कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं मतलब एक हद है, इससे अधिक हम बाहर नहीं जा सकते। तो एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, परंतु अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश तथा रक्षा नीति है जो विभिन्न मुद्दों पर परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध भी होती है। उदाहरणार्थ, इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस आक्रमण के विरुद्ध थे। इसी तरह यूरोप के कुछ भागों में यूरो को लागू किया, जो मुद्रा थी यूरो को लागू किए जाने का कार्यक्रम को लेकर भी काफी मतभेद रहा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ग्रेट ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि तथा संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विदेशी और रक्षा मामलों में कार्य करने की यूरोपीय संघ की क्षमता अभी सीमित है। तो निश्चित रूप से इसमें जहाँ विकास की संभावनाएं हैं, वहीं इसका प्रतिरोध भी पुरजोर हो रहा है और सभी इसको पूरी तरीके से मानने को तैयार सभी देश नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय संघ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के रूप में। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका अपना झंडा, अपना गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, उसका झंडा भी मैंने आपको दिखाया था, जो इसे शक्तिशाली स्थिति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ की निम्नलिखित बातें उसे एक प्रभावी संगठन बनाती है। कौन कौन सी बातें? पहला, यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव। यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव बहुत विस्तृत है। सन 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका से भी थोड़ा ज़्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी मुद्रा डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस से बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दूर स्थित देशों पर भी पड़ता है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करती है। दूसरा है यूरोपीय संघ का राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसके 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। और कौन से 2 देश हैं बच्चों? ब्रिटेन और फ्रांस। इसके अलावा कई देश, यूरोपीय संघ के कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश भी हैं, जिसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के वर्षों में प्रभावित करना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण के विनाश के मामलों पर कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत भी इसकी नीति प्रभावित को साबित करती है। लास्ट है यूरोपीय संघ का सैनिक और तकनीकी प्रभाव। सैनिक शक्ति के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सैन्य बल की दृष्टि से सबसे आगे बच्चों आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए या अमेरिका है। और दूसरी बड़ी सेना किसके पास है? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में एक देश नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं, मिला जुला करके उनकी दूसरी बड़ी सेना है। इनका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है।
इसमें 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में लगभग 550 परमाणु हथियार हैं। जखीरा होता है बच्चों इनका जो कोष है, इनका जो खजाना है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामलों में भी यूरोपीय संघ का विश्व में द्वितीय स्थान। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुत्थान कैसे हुआ और एकीकरण कैसे हुआ, इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। तब हम लोग आसियान पर आएंगे। तो आज जितना समझाया बच्चों उससे संबंधित प्रश्न अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। सन 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का उदय हुआ? यूरोपीय संघ के कौन कौन से सदस्य संयुक्त राष्ट्र परिषद के भी सदस्य हैं? तीसरा, किस क्षेत्रीय संगठन के झंडे में सोने के रंग के सितारों का घेरा है? कुल कितने सितारे हैं? ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए अगर आपने वीडियो सुना है, चैप्टर एक ही है, आप कर पाएंगे। यूरोपीय संघ के अंगों के नाम बताइए। और लास्ट है, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।